बच्चों, अपन बात कर रहे थे सार्वजनिक राजस्व के स्रोतों की। तो उसमें हमने कर और व्यावसायिक राजस्व की बात की और ये हमने पहले देखा। अब हम बात करें तीसरा जो मुख्य स्रोत है आय का, वो है प्रशासनिक राजस्व। ये सरकार के प्रशासनिक कार्यों से उत्पन्न होती है। इसमें सामान्य किस्म की फीस, लाइसेंस फीस, विशेष निर्धारण राशि जिसमें राशियाँ, जुर्माना और दंड, जब्ती अथवा इस चीट राज्य सरकार के पास चले जाना, ये आते हैं। सामान्य किस्म की फीस में सरकारी या राजकीय स्कूल कॉलेज की फीस आती है। ये विशेष लाभ के एवज में ली जाती है। गाड़ियाँ और बंदूकें रखने की लाइसेंस फीस हो सकती है, जिनका उद्देश्य विशेष प्रकार की क्रिया पर नियंत्रण स्थापित करना भी हो सकता है। विशेष निर्धारण के अंतर्गत विशेष लाभ पहुंचाने की एवज में लागत का कुछ अंश वसूलने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया कि सरकार के किसी प्रयास से यदि अचल संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो सरकार उस अनार्जित मूल्य वृद्धि में से विशेष निर्धारण के जरिए कुछ राशि वसूल करने का प्रयास करती है। ऐसा भूतकाल में नहरी क्षेत्रों में सुधार लेवी लगाकर धनराशि जुटाने का प्रयास किया गया है। कर और विशेष निर्धारण में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देखी जा सकती है। दोनों में अनिवार्यता का तत्व पाया जाता है। दोनों में सार्वजनिक लाभ की भावना का समावेश पाया जाता है, लेकिन कर में सामान्य उद्देश्य की भावना होती है और विशेष निर्धारण में विशेष स्थानीय सुधार की भावना होती है। कर का निर्धारण आय, संपत्ति, बिक्री या उत्पादन के आधार पर होता है, जबकि विशेष निर्धारण विशेषतः लाभ के आधार पर होता है। कर की वसूली सरकारी खर्च की पूर्ति के लिए की जाती है, जबकि विशेष निर्धारण विशेष लाभ की स्कीम की लागत वसूल करने के लिए किया जाता है। जुर्माने और दंड कानून का उल्लंघन करने पर लगाए जाते हैं। जब्ती का कदम विशेष दशाओं में जमानत जब्ती के रूप में उठाया जाता है और इस चीट के तहत कानूनी उत्तराधिकारी के न होने या वसीयत के न होने पर किसी व्यक्ति की संपत्ति सरकार या राज्य के हाथ में चली जाती है। ऐसा किसी ट्रस्ट या संपत्ति के संबंध में भी हो सकता है। चौथा है भेंट और अनुदान। ये ऐच्छिक होते हैं और युद्ध, अकाल, बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं के समय लोगों से सरकारी कोषों में जमा की जाने वाली राशियाँ होती हैं। अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को और राज्यों द्वारा स्थानीय संस्थाओं को विशेष क्रियाओं के लिए दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र राज्यों को कई प्रकार के अनुदान सहायता देते हैं, जैसे गैर योजना राजस्व घाटे के लिए अनुदान सहायता, राज्यों में प्रशासन को उन्नत करने के लिए अनुदान, राहत अनुदान आदि। अनुदान विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य विदेशी संगठनों से भी प्राप्त होते रहते हैं और इनका विकासशील देशों के लिए बहुत महत्व होता है। तो अभी हमने राजस्व के स्रोतों की सैद्धांतिक दृष्टि से चर्चा की। अब हम भारत के केंद्र और राज्य स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न स्रोतों की बात करते हैं। तो भारत सरकार के राजस्व के स्रोत अगर हम देखें तो राजस्व प्राप्तियां राजस्व खाते में दो शीर्षकों के अंतर्गत दिखाई जाती है। एक तो करों से प्राप्त राशियां और दूसरी गैर करों से प्राप्त राशियां। इसमें पहले हम केंद्र की करों से प्राप्त राशियों की बात करें तो केंद्र को जिन करों से विशेष आमदनी होती है उनमें से मुख्य कर हैं निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, संघीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। इनमें सर्वाधिक राजस्व देने वाली मद संघीय उत्पाद शुल्क और दूसरा स्थान सीमा शुल्कों का होता है। ये दोनों अप्रत्यक्ष करों की सूची में आते हैं, जबकि निगम कर और आयकर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब केंद्र अपने संपूर्ण शुद्ध राजस्व कर का 29.5% अंश राज्यों को हस्तांतरित करने लगे हैं। दूसरा है केंद्र की गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ।
केंद्र की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में हम जिन मदों को शामिल करते हैं वो हैं ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश और मुनाफे, बाह्य अनुदान आदि। ब्याज की प्राप्तियां उन कर्जों के एवज में होती हैं जो राज्यों और संघीय प्रदेशों को, रेलों को, संचार साधनों आदि को दिए गए हैं। लाभांश और मुनाफे के योगदान उन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से प्राप्त होते हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार करती है, जैसे रेल, डाकतार विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के मुनाफे, पावर परियोजनाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि के शुद्ध अंशदान आदि। केंद्र को राजकोषीय सेवाओं जैसे करेंसी, सिक्का और टकसाल से आय होती है। इसके अलावा केंद्र को सामान्य सेवाओं, प्रशासनिक, आर्थिक सेवाओं जैसे कृषि, उद्योग आदि और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि से भी गैर कर राजस्व की प्राप्तियां होती है। विदेशों से प्राप्त अनुदान की राशियां भी इसी शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती हैं। तो इस तरह से केंद्र की राजस्व प्राप्तियों में कर व गैर कर दोनों तरह की प्राप्तियां आती हैं। इनमें कर राजस्व प्राप्तियों की प्रधानता होती है। अब हम राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के स्रोत देखें तो राज्यों के राजस्व प्राप्तियों के स्रोत भी दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला है कर से प्राप्त राशियां। राज्यों को कर राजस्व के दो भाग होते हैं। एक तो राज्यों में स्वयं के करों से प्राप्त राशियां, जैसे कृषि आय कर, वो सारे राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में। भू राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, मनोरंजन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, कारोबार कर, वाहनों पर कर, माल व यात्री कर, बिजली पर कर और शुल्क, अचल संपत्ति पर कर, व्यवसाय कर आदि। राज्यों की स्वयं की कर आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर माना गया है और इसे फिर बाद में वैट में बदल दिया गया, जो कि अब जीएसटी के अंतर्गत आ गया है। राज्यों के कर राजस्व का दूसरा स्रोत केंद्रीय करों में हिस्सा प्राप्त करना होता है। पहले राज्यों को यह हिस्सा केवल व्यक्तिगत आयकर और संघीय उत्पाद शुल्क पर मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत यह अंश अब केंद्रों के सभी करों की आय में से दिया जाने लगा है। राज्यों के लिए केंद्रीय करों में हिस्से का बहुत महत्व होता है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव आता है। वैसे ही केंद्र के वित्तीय साधनों की तुलना में राज्यों के वित्तीय साधन सीमित होते हैं, इसलिए राज्यों को केंद्र पर निर्भर होना पड़ता है। राज्यों का दूसरा राजस्व का साधन है वो है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। केंद्र की भांति राज्यों को भी गैर कर राजस्व प्राप्तियों से अपना खर्च जुटाने में मदद मिलती है और इसके अंतर्गत जो मदें आती है वो है ब्याज पर प्राप्तियां, लाभांश और लाभ। दूसरा है सामान्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व। तीसरा सामाजिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि से प्राप्त राजस्व। और चौथा है सहायतार्थ अनुदान। केंद्र और राज्यों को गैर योजना राजस्व के घाटों की पूर्ति के लिए केंद्र राज्यों को सहायतार्थ अनुदान देती है, जिसका राज्यों के लिए विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से केंद्र और राज्य दोनों के लिए राजस्व प्राप्तियों के कर स्रोत और गैर कर स्रोत होते हैं। जिस प्रकार कर स्रोतों में केंद्र के लिए संघीय उत्पाद शुल्क की प्रधानता होती है, उसी प्रकार राज्यों के लिए बिक्री कर की प्रधानता होती है। दोनों ही अनुदानों का लाभ उठाते हैं। केंद्र बाह्य अनुदान प्राप्त कर लेते हैं और राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त होते हैं। केंद्र और राज्यों की आमदनी में पूंजीगत प्राप्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आजकल पूंजीगत प्राप्तियों, जिनमें उधार की राशियां मुख्य होती है, का उपयोग राजस्व घाटों की पूर्ति में भी किया जाता है। इसलिए सरकारें विभिन्न स्रोतों से उधार की व्यवस्था करती हैं, लेकिन राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।
राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का महत्व। पहला महत्व इसका है कि आजकल केंद्र और राज्य दोनों के बजट घाटे उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। इनमें कई प्रकार के घाटों का उल्लेख होता है, जैसे राजस्व घाटे। इसमें राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से अधिकता जहाँ होती है वहाँ राजस्व घाटे होते हैं। राजकोषीय घाटे, उधार लेकर जब हम सरकारी खर्च की पूर्ति करते हैं तो वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। फिर परंपरागत बजट घाटा, यानी सरकार का कुल खर्च जिसमें हम राजस्व और पूंजीगत दोनों प्राप्तियों को देखते हैं, दोनों प्राप्तियों की जब अधिकता होती है, यानी दोनों घाटों की जब अधिकता प्राप्तियों से होती है तो वो हमारा बजट घाटा कहलाता है। और प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज की देनदारियाँ घटा देते हैं तो जो हमें राशि प्राप्त होती है वो प्रारंभिक घाटा कहलाता है। घाटों की समस्या का स्थायी हल निकालने के दो ही मुख्य उपाय हैं, एक तो राजस्व में वृद्धि की जाए और दूसरा खर्च में कमी की जाए। अब खर्च क्योंकि हमेशा प्रतिबद्ध होते हैं, कमिटेड होते हैं, जैसे प्रशासनिक व्यय, पेंशन, ब्याज की देनदारी आदि, उन्हें कम करना सुगम नहीं होता है। लेकिन आर्थिक विकास की गति को तेज़ करके आमदनी बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि के जरिए राजस्व घाटों को कम करने का प्रयास लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दूसरा है, राजस्व बढ़ाकर ही ब्याज की देनदारी की व्यवस्था की जा सकती है। आजकल सभी स्तरों पर ब्याज की देनदारी बढ़ रही है, इसलिए सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। तीसरा है, आजकल सभी स्तरों पर सरकारों के लिए बकाया कर्ज का भार बढ़ गया है, तो उन्हें कम करने के लिए राजस्व को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। बढ़े हुए राजस्व के आधार पर ही बकाया कर्ज को चुकाने के लिए सरकार कर्ज चुकाने के लिए कोष तैयार कर सकती है, जिससे प्रतिवर्ष कुछ राशि जमा की जाती है जो आगे चलकर कर्ज की राशि को चुकाने के काम आ सकती है। चौथा है, राजस्व बढ़ाकर ही एक सीमा के बाद राजस्व खाते में बचत की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिससे विकास के लिए साधन उपलब्ध हो पाते हैं। इस तरह राजस्व खाते में बचतों का उपयोग नियोजित विकास में करके देश के आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सकती है। यही कारण है कि आजकल सभी स्तरों पर सरकारें राजस्व को बढ़ाने पर जोर देने लगी हैं। यह विकास का आधार बन गया है। आजकल विकास राजस्व की सरकार की राजस्व प्राप्तियों और सरकारी खर्च आदि विषय एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। आर्थिक विकास की गति तेज़ होने से सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि होती है और राजस्व में वृद्धि होने से विकास के नए कार्य संचालित किए जा सकते हैं। अतः सार्वजनिक राजस्व को सार्वजनिक वित्त का प्राण माना जा सकता है। सार्वजनिक वित्त की गाड़ी इसी के सहारे चलती है। इसको बढ़ाने का उपाय सदैव करता रहना चाहिए, लेकिन लोगों पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब बाकी का अपन कल देखेंगे।